हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर है जीके की एक सुपर वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जीवों का वर्गीकरण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के निर्माण, जीवों के नाम दर्शाना। दोस्तों जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस। दोस्तों कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जो कि 1758 में प्रकाशित हुई थी, में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, जंतु, पादप तथा खनिज में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति। दोस्तों जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इस जीव के वंश को तथा दूसरा भाग उसकी जात को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा तथा जात के नाम का अक्षर छोटा होता है, लिखा जाता है। उदाहरणतः होमोसेपियंस बुद्धिमान मानो। होमोसेपियंस को ऐसे लिखते हैं, होमो का एच कैपिटल और सेपियंस का एस स्मॉल। तो जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो वंश के नाम का पहला अक्षर, ये वंश है, होमो वंश है, और जात सेपियंस है। तो होमो का एच कैपिटल होगा और सेपियंस का एस स्मॉल होगा। दोस्तों जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति। दोस्तों आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम निम्न है। पहला है जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गुण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई तथा जाति निम्नतम इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटेकर ने। दोस्तों जीव जगत के वर्गीकरण के निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियां प्रस्तुत की गई जो निम्नवत हैं। 2 जगत वर्गीकरण ये कैरोलस लिनियस ने दिया। 3 जगत वर्गीकरण हेकल ने किया। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने किया। 5 जगत वर्गीकरण R.H. हिटेकर ने किया। दोस्तों हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए हैं जिनमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और 5वां जो कि लास्ट है जंतु। अगला प्रश्न है हमारा, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्गिकी। दोस्तों जीवों, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गिकी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी, पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कवक। दोस्तों कवक मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। दोस्तों जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्किया अथवा आर्कीबैक्टीरिया तथा दूसरा यूकेबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी में नहीं। दोस्तों विषाणु वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केंद्रक युक्त।
दोस्तों जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगला प्रश्न है हमारा, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम आदि। अगला प्रश्न है, कवकों के विषय में असत्य कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये असत्य कथन है। दोस्तों कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक एवं एक केंद्रक कला पाई जाती है। जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ये इसलिए ये अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी तथा मृतोपजीवी। अगला प्रश्न है हमारा, कवकों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में, खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में। दोस्तों कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एग्रिकस बिस्पोरस मशरूम तथा मोरसेला का उपयोग सब्जी के रूप में, सकेरोमाइसीज सेरेविसी जीस्ट का उपयोग ब्रेड तथा अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं। ये असत्य है। दोस्तों लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों शैवाल पादप जगत के सबसे सरल जीव हैं जिनमें प्रायः पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया। लाल सागर को लाल सागर नाम क्यों दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। दोस्तों लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, पादप जगत के वर्ग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। दोस्तों जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं पादप जगत में शामिल किए जाते हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। अगला प्रश्न है हमारा, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा स्फेग्नम। दोस्तों थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक एवं लाइकेन शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नास्टाक एवं एनाबीना। दोस्तों नास्टाक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नामक शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है तथा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रैकियोफाइटा। दोस्तों जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है अनावृत बीजी और तीसरा है आवृत बीजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहे हैं टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों टेरिडोफाइटा वर्ग पादपों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक कोशिकीय होते हैं। दोस्तों संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें नाल तंत्र पाया जाता है जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। साइकान, स्पांजिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। अगला प्रश्न है हमारा सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्केलमिंथीज। दोस्तों सूत्रकृमि अथवा गोलकृमि एस्केलमिंथीज अथवा निमेटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित जीवों तथा उनसे संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों संघ एनेलिडा में खंडयुक्त अथवा वलय जैसी संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण इसका है केंचुआ। दूसरा है संघ आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। उदाहरण मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर आदि। अगला है हमारा संघ मोलस्का, अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कोमल शरीर एवं कवच वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। उदाहरण है सीप, ऑक्टोपस आदि। और अगला है हमारा संघ कार्डेटा। इसमें संघ कार्डेटा के जीवों में शरीर के अंग तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। उदाहरण मेढक, मछली, मनुष्य आदि। अगला प्रश्न है हमारा संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रथम लक्षण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति। दोस्तों संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। संस्पर्शक को कहते हैं टेंटेकल्स। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण इसमें है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन आदि। अगला प्रश्न है हमारा अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संघ कार्डेटा। दोस्तों संघ कार्डेटा में शामिल जंतुओं को कशेरुकी दंड की उपस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे जीव जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी तथा जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित ताप पर स्थिर रहता है वे नियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। दोस्तों मछली का वाताशय एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। ये मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु मुख्यतः ऑक्सीजन भरी रहती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है क्यों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मध्यपट डायफ्राम के कारण। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ दोनों की शरीर संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्यों की तरह मध्यपट पाया जाता है। पक्षियों में इनके स्थान पर वायुकोष पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि पक्षी अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पैंथेरा टाइग्रिस।
दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइबरनेशन। दोस्तों शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं, उपापचय, श्वसन की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थित शीत निष्क्रियता प्रसुप्ति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहाँ वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जंतु है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालरेपा टैक्सीफोलिया। दोस्तों कालेरपा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जाल युक्त पैर। दोस्तों जल में तैरने वाले पक्षियों में जाल युक्त पैर होते हैं, अर्थात इनकी अंगुलियां एक जाल द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनकी सहायता से ये पक्षी जल को पीछे की ओर धकेलते हैं। जल में तैरने वाली पक्षियों में बतख, वाटर रेल आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजगर। दोस्तों अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काकरोच। दोस्तों काकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एकलिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिरा, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है, बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली की। दोस्तों कॉड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती हैं। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्यतः 3 प्रजाति पाई जाती हैं, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड तथा ग्रीनलैंड कॉड। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही सुमेलन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी है, जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नीली व्हेल मछली है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है परंतु ये उड़ नहीं सकता एवं इसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों लिम्नोलॉजी में तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है और मेलाकोलॉजी में मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए चलते हैं। दोस्तों सबसे छोटा जीवाणु है हमारा डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। सबसे बड़ा जीवाणु हमारा है थायोमार्गरिटा नामीबिसेंसिस और सबसे छोटा पक्षी हमारा हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी हमारा है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा सर्प है बारबेडोस थ्रेड स्नेक। सबसे बड़ा सर्प है अजगर। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा स्तनधारी है श्रूज सनकस स्ट्राइकस और सबसे बड़ा स्तनधारी हमारा है नीली वेल और सबसे बड़ा स्तनधारी जो कि स्थल पर पाया जाता है ये अफ्रीकन हाथी। सबसे छोटा विषाणु है पोर्सिन सर्कोवायरस। सबसे बड़ा विषाणु है हमारा पैंडोरा वायरस। सबसे छोटा कशेरुकी जीव हो जाएगा पाइडोफ्राइन अमोएंसिस मेढक और सबसे बड़ा कशेरुकी जीव है नीली वेल। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम और दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा आवृत्त बीजी है हमारा वोल्फिया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे लंबा आवृत्त बीजी है यूकेलिप्टस और सबसे लंबा अनावृत्त बीजी है सिकोसेमी पेरीवाइरेंसेना और सबसे छोटी मानव कोशिका है शुक्राणु पुरुष की और सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडाणु स्त्री का और सबसे लंबी मानव कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी मानव कोशिका है। तो दोस्तों ये थे हमारे
NCERT साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जीवों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।